अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको खैर व आफ़ियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जुमा बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आज जुमा का दिन है और दुआओं में आपने हमें भी याद रखना है। अच्छा, कल की बात बताती हूँ, पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कल हुआ ये कि बहुत अरसा हो गया यार मैंने शॉपिंग नहीं की और मैंने सोच रखा था यार बजट अगर कंट्रोल में करना है और रखना है तो फिर नो शॉपिंग, वो कहते हैं ना एक क्रॉस लगा देना कि भाई मैंने शॉपिंग नहीं करनी। तो कुछ ऐसा ही हाल था, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और कल मुझे लगा कि यार वार्डरोब जो है थोड़ा सा खाली खाली सा हो गया है यार, जो बहुत सारे जो ड्रेसें बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ, तो अब थोड़ा सा सेल भी बहुत जगहों पे थी और जाऊँ थोड़ा सा परचेजिंग करूँ, तो मैं गई शॉपिंग करने। और आप मानते हैं सेल के नाम पर कहते हैं ना धब्बा वो होता है, बाज़ार जाकर कोई चीज़ भी रीज़नेबल प्राइस में मुझे नज़र नहीं आई। हर चीज़ कॉस्टली महंगी, जो सूट और जो डिज़ाइन आउटफिट मुझे पसंद आता वो इतना महंगा था। और मैंने पता क्या किया, मज़े की बात है कि वो आउटफिट जो मुझे पसंद आया उसकी मैंने वहाँ से स्नैप नहीं ली। ये मैं ये भी बता दूँ, अक्सर लोग ये करते हैं वहीं जाकर शॉप पर, ये भी एथिक्स के ख़िलाफ़ है। आप जाते हैं और तस्वीर बनाते हैं और फिर वैसा बनवा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे ब्रांड्स की वेबसाइट पे वो जो पिक्स हैं वो मैंने ली, जो मुझे पसंद थी, रेट तो मुझे पता चल गया कि क्या प्राइस है। मैंने अपने डिज़ाइनर आसिम मुनीर को भेजी वो पिक्स और मैंने कहा अब मुझे बताएं कि इसकी ये किस कॉस्ट में बनेंगे। अच्छा, तो उन्होंने जो मुझे प्राइस बताए हैं आप सोच सकते हैं कि वो मार्केट से आधे प्राइस पर थे। तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि डिज़ाइनर वेयर बहुत महंगे होंगे, हमारी जेब जो है इसकी इजाज़त नहीं देगी, जाते हैं किसी भी ब्रांड से कहते हैं ना लुट के आ जाते हैं सेल समझकर। तो ऐसा नहीं है, आपकी पॉकेट के हिसाब से हमारे डिज़ाइनर जिनका यहाँ स्टूडियो मुल्तान में है, सिंबल ऑफ स्टाइल, वो आपके पॉकेट के हिसाब से आपको आपकी मर्ज़ी का ड्रेस डिज़ाइन करके दे सकते हैं। और क्या चाहिए। और अमारा है हमारे साथ, यूएसए से डिज़ाइनर हैं, इनकी जो है जो बना रही हैं, ये मैं बता दूं अमारा जो है वो भी डिज़ाइनर हैं जो इनके साथ आसिम मुनीर के साथ वर्क कर रही हैं यूएसए से। तो ये देख लें आप कि हम लोग समझते हैं कि शायद एक डिज़ाइनर वेयर जो है बहुत महंगा होगा यार, कॉस्टली होगा, लेकिन मुल्तान में पहली मरतबा एक ऐसा स्टूडियो बनाया उन्होंने जहां आप अपनी मर्ज़ी से और अपने हिसाब से, यार ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी पॉकेट को मद्देनज़र रख के आप जो है डिज़ाइन करा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस लिमिट में आपको चाहिए। डेली में आपको उनके जो है सिंबल ऑफ स्टाइल के वेयर पहन कर दिखाती हूँ, आउटफिट जो है पिछले वीक से दिखा रही हूँ। तो ये देख लें कि मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना थोड़ा इनसे शेयर करूं अपनी नाज़रीन से, अपनी बहनों से। यार ये बहुत इजी है, आप जाएं और वहाँ सिंबल ऑफ स्टाइल और इनका शाहरुख आलम में जो है 14 जो है इनका है स्टूडियो है, वहाँ जाएं और वहाँ जाकर आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आउटफिट जो है उनको कहें, ऑर्डर करें और जो डिज़ाइन कहें। और स्टिचिंग तो इनकी ज़बरदस्त है, क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग पे तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और यकीनन आज का आउटफिट यानी कि आपको जो आज का ड्रेस है वो भी यकीनन अच्छा लग रहा होगा। आज येलो येलो सा है और मौसम बदल रहा है तो दिल चाहता है कि कोई इस तरह के जो है कलर जो है पहने जाएँ और वेयर किए जाएँ। अच्छा जी, ये तो हो गया कि इजी हो गया कि डिज़ाइनर के पास आप जाएं, अपने मर्ज़ी से के हिसाब से अपनी पॉकेट जितनी आपकी इजाज़त देती है वो बनवाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से भी होगा और आपकी पॉकेट के हिसाब से भी होगा। जब मार्केट में जाते हैं और सेल देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं यार सस्ते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि सेल पे इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं और हम समझते हैं कि अब जो है 20% ऑफ हो गया, 30 हो गया तो ये कम हो गया, तो कम नहीं होते। अच्छा जी, आज और क्योंकि अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ, बहुत हो गई कपड़ों की बातें, शॉपिंग की बातें। ख़वातीन को तो और कोई कहते हैं ना बातें आती ही नहीं हैं, ये तो उनका काम है यार, शौक़ है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। अच्छी ड्रेसिंग जो है आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाती है, तो इस पर फोकस भी होना ज़रूरी है, लेकिन अपनी कहते हैं ना बजट के हिसाब से फोकस हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आज जो है 25 सितंबर है और वर्ल्ड लंग्स डे के तौर पर ये दिन जो है मनाया जा रहा है और फेफड़ों का आलमी दिन मैं बता दूं आपको मनाया जा रहा है।
और इस दिन का जो मकसद है वो फेफड़ों के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से बात करना है या लोगों को अवेयरनेस देनी है। ये इन्फेक्शन का बास बनते हैं, कैंसर का भी, फेफड़ों का कैंसर क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, ये सब बातें हम जानेंगे। हमारे साथ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, उनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी। रोहित ने मतलब इस अहम टॉपिक को उजागर करने में, उसके अवेयरनेस को फैलाने में अपना हिस्सा लेते रहते हैं ऐसी चीज़ों में, और आज भी उन्होंने इसको अपनी रवायत को बरकरार रखा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप जो है हमेशा हमारी इस रवायत का हिस्सा बनते हैं। ये बता दूँ, जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और उससे हासिल बहुत सारी बातें जो हमें पूछनी होती हैं, तो डॉक्टर साहब इतने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, तो लगता भी नहीं है कि कुछ मेडिकल टर्म से हट के डॉक्टर साहब बताते हैं जो आम फ़हम और आम बंदे को समझ आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दिन मनाने की मकसद क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, क्या अवेयरनेस देनी है लोगों को, कुछ इस हवाले से बताइए। अच्छा, आउटलाइन के तौर पे तो बात ये है कि यानी आपने कुछ बता दिया। अभी आपने कहा कि फेफड़ों के हवाले से आगाही चाहिए, तो इसमें 2-3 बातें हैं जो बस बुनियादी तौर पर अहम हैं। दिन मनाया इसलिए जाता है कि फेफड़े जो हैं वो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व हैं, यानी दिमाग हो, दिल हो, और भी जितने भी आज़ा हैं उनमें सबसे बड़ा उज़्व पूरे जिस्म में जो है वो फेफड़े हैं। तो फेफड़ों की अपनी एक अहमियत है। और फिर सिर्फ यही नहीं है, ये बुनियाद है। ये पहला सांस इन बच्चा जब पैदा होता है, अगर तो सांस उसको कहते रुलाओ, अगर वो नहीं रोया, इन उसके फेफड़े नहीं फैले, तो वो बच्चा बेचारा ज़िंदा नहीं रहेगा। अच्छा, फेफड़े फैलेंगे तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी, अगर फेफड़े ही नहीं फैलेंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। और फेफड़े फैलने की एक ही सूरत है कि वो ज़ोर से चीख मारे। चीख मारने का मतलब अंदर सांस ले जाएगा और फिर सांस निकाल लेगा। तो ये सांस निकालना, ये बुनियादी तौर पे चीख है उसकी। तो अगर वो सांस अंदर नहीं ले जा सकता और फेफड़े उसके नहीं फैलते, तो फिर अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो वो चंद मिनटों में वो बेचारा दुनिया से चला जाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ है, फेफड़े जहाँ से बात या आगाज़ या ज़िंदगी शुरू हो रही है होती है। तो बड़ा भी है, ज़िंदगी भी इससे शुरू हो रही है। और अगर इसकी नालियों को हम मिलाएं एक दूसरे के साथ, इतनी लंबी नालियाँ हैं, तो मैं एक दफ़ा हिसाब लगा रहा था, तो वो पेशावर से चलें तो कराची तक, अच्छा, जो ट्रेन के साथ साथ, तो 2000 जो किलोमीटर बनता है। इसकी फेफड़ों की नालियाँ इतनी लंबी, अगर एंड टू एंड हम मिलाते जाएं, हाँ, तो इतनी बन जाती हैं। तो यानी ये थोड़ा सा मसला इसका नहीं है। तो इसके बारे में आगाही, इसके साथ बीमारियां कौन सी फैलती हैं, ठीक है, उन बीमारियों से बचाव कैसे हो सकता है, ये बुनियादी आज की चीज़ है कि इनसे फैलती क्या चीज़ें हैं, यानी क्यों फैलती हैं, और जो फैलती हैं वो पूरी दुनिया में इसकी वजह से। ये फेफड़े ऐसी चीज़ हैं कि जो इनसे बीमारियां मुताल्लिक़ हैं, वो बीमारियां सारी की सारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब भी हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी का सबब भी हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी। और आजकल ये जो कोविड चल रहा है, ये भी हमारी फेफड़ों का मसला है। तो इन सारी चीज़ों को आज के दिन का मकसद ये है कि इन चीज़ों को उजागर किया जाए कि ये मसले हैं, और लोगों से इस बात का अहद लिया जाए कि वो जो अपना लाइफस्टाइल है वो इस तरह बनाएंगे कि जिनसे ख़ुद उनको भी ये फेफड़ों की बीमारियां नहीं लगें और दूसरे लोगों को भी फेफड़ों की बीमारियों से। वैसे रूटीन वाइज हम समझते हैं कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, ये एक मेन सवाल हम आम बंदे को तो सोचते नहीं हैं। और तो ये दमा है, नमूनिया है, इस पर आप बात करेंगे, यकीनन आपने ही मुझे हिंट्स दिए हैं कि आयशा ये भी हो सकते हैं। जब हम स्टार्ट नहीं हुआ था शो, तो उस पर मैं बात नहीं करती। अभी हमारे मेन जो हम एक आम फहम बंदा ये समझता है कि जो बंदा जो है बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करता है तो उसको, ये तंबाकू नोशी वाले को ये मसला हो सकता है और फेफड़े ही उसके ख़त्म हो जाते हैं। या तो क्या सिर्फ उसी को होता है ये मसला और किसी को नहीं हो सकता क्या? ये जो आपने टॉपिक शुरू कर लिया, हाँ, ना, ये इसका एक प्लेज है, लेकिन हाँ, ये इतना अहम टॉपिक है, हाँ, तो अब बाकी प्रोग्राम आप सिर्फ अगर इस पर भी चलाएंगे तो चलेगा। मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ इस स्मोकिंग के लिए वर्कशॉप, 5 दिन की वर्कशॉप के लिए हम अमेरिका में गए। अच्छा, हाँ जी। और वो सारा यानी 5 दिन हमने सिर्फ इसी पे बात की कि कैसे ये होती है और कैसे आगे बढ़। मैं चंद चीज़ें उसमें से आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, हमने बात की स्मोकिंग की। स्मोकिंग जो
मसला है, यानी ये एक वन ऑफ द प्लेज आज के जो प्रोग्राम या आज की जो दिन है उसका एक हिस्सा है कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि कैसे साफ़ एनवायरनमेंट रखा जाए, कैसे स्मोकिंग को क्विट किया जाए और कैसे ख़ुद भी स्मोकिंग ना की जाए, कैसे दूसरों को बचाया जाए। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है जो अब आप बात पूछ रही हैं। स्मोकिंग से एक तो वो नुकसान है जो मुझे होता है, ठीक है, पीने से, जो आदमी पी रहा है उसको नुकसान होता है। इसके बाद एक दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक। ये वो चीज़ है जिसका आम लोगों को पता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक, ठीक है, जिसका आम लोगों को पता नहीं है और लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे। इसके हवाले से बहुत से हक़ाइक़ हैं। मैं चूँकि बच्चों का डॉक्टर हूँ तो बच्चों का डॉक्टर होने के हवाले से हमें सबसे ज़्यादा मसला आता है कि वो जब हम माँ बाप से पूछते हैं कि घर में कोई सिगरेट तो नहीं पीता, क्योंकि बच्चे की जो सांस की बीमारियाँ बहुत सारी हैं वो माँ बाप के माँ तो आमतौर पर सिगरेट नहीं पी रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ कम पीते हैं। वालिद अगर सिगरेट पी रहे हैं या दाया ताया चचा दादा नाना पी रहे हैं तो उनकी वजह से बच्चों में भी सांस की बीमारियाँ हो रही होती हैं। तो हमारा ये सवाल एक यानी लाजमी सवाल होता है कि घर में कोई सिगरेट पीता है कि नहीं। तो माँ कहेगी जी पीते हैं लेकिन घर में नहीं पीते, हाँ, या उस वक्त पीते हैं जिस वक्त बच्चा कमरे में नहीं होता, ठीक है, या टॉयलेट में, हाँ जी, या टॉयलेट में अक्सर लोग जाते हैं तो ये भी कहते हैं। हाँ। अच्छा, ये तीनों सवाल, इसका मतलब है कि वो उनको इसके बारे में पता नहीं है कि सेकंड हैंड स्मोक के बारे में और थर्ड हैंड स्मोक के बारे में। एक और बात यहीं पे बता दूं, ये जो थर्ड हैंड स्मोक है और ये सेकंड हैंड स्मोक है ये फर्स्ट हैंड स्मोक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक। अच्छा, मैं आपसे अगली बात करता हूँ। मसला ये है कि जिस वक्त एक आदमी सिगरेट पीता है, कमरे में पिया, इस कमरे में उसके जो ज़र्रात हैं हवा में और चीज़ों पर, ये रहेंगे 36 घंटे तक। ठीक है, 36 घंटे, 24 नहीं 36 घंटे। ठीक है, तो ये 36 घंटे तक, अब बच्चा 2 घंटे बाद आया, घंटे बाद आया, आधे घंटे बाद आया, तो वो ये सारा जो हवा में जितने उसके स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं जो मौजूद हैं वो सारे उसके अंदर ले गए। ठीक। इनमें कैंसर फैलाने वाले मादे जो स्मोक वाले हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं। अच्छा, ज़्यादा जो टॉक्सिक हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। वो थोड़े थोड़े हैं बाकी तो, लेकिन 100 से ज़्यादा। लेकिन वो जो थोड़े थोड़े हैं वो भी अगर लंबे अरसे तक लेके जाएंगे तो फिर उनका भी असर पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर थोड़े अरसे तक है तो फिर ज़ाहिर है वो कम है उसका असर। अच्छा, तो ये बच्चा वो लेगा। ये हमने बात की सेकेंड हैंड स्मोक। तो ये लोग, ज़्यादातर लोग, हम आप सब जब बाज़ार में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, देखें एक आदमी सिगरेट पी रहा है तो लोग उसको मना नहीं करते। बिल्कुल। तो हालांकि मना करना चाहिए। पब्लिक प्लेस में हर जगह गवर्नमेंट ने कानूनन तो मना किया हुआ है। हाँ। लेकिन लोग इसका एहसास नहीं करते, ख्याल नहीं करते। लेकिन जब भी कोई पिए तो उसकी मिन्नत करनी चाहिए कि भाई देख, अपना नुकसान तो तुम कर रहे हो, कि मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो। जो मेरा नुकसान है बुनियादी तौर पर, मैं अगर उनसे बात करता हूँ तो मैं उसे ये कहता हूँ कि भाई आपको अच्छा लगता है कि आप मुझे थप्पड़ मारो। वो कहता है जी यार ये तो नहीं दिल करता। तो मैंने कहा ये जो आप मुझे स्मोक फेंक रहे हो मेरे ऊपर, ये जो धुआं फेंक रहे हो, हाँ, ये मुझे थप्पड़ मारने के बराबर है। ठीक। क्योंकि इसका मुझे नुकसान हो रहा है। तो आप अगर मेहरबानी करो तो इसको नहीं पियो। तो वो फिर इस तरह अक्सर लोग मान जाते हैं। अक्सर लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मानते। ये भी आप बीच में से अगर कह दिया जाए, कहा जाए, झगड़े पर बात आ जाती है, अक्सर लोग इसलिए लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, यार इसको कैसे रोका जाए, किस तरह तो रोका थोड़ा जाए। सा लेकिन गुजारिश फिर भी की जाए तो अक्सर लोगों को हमने देखा 70 to 80% लोग जो हैं वो सॉरी भी कर लेते हैं, अच्छा जी बंद कर देते हैं, फेंक भी देते हैं, कर भी लेते हैं, कुछ ज़रा गुस्से से भी करते हैं, लो जी वो भी हाँ जी। तो लेकिन बहरहाल हमें करते, लेकिन हम करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो खैर ये चीज़ है। तो ये था सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में। एक थर्ड हैंड स्मोक है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि एक आदमी ने यहाँ सिगरेट पिया, यहाँ बैठ के, अब सिगरेट पी के ये 36 घंटे तो गुजर गए। अब वो जो स्मोक था, जो हवा में था, वो जो ज़र्रे थे वो ज़मीन पे पड़ गए, इस कारपेट पे रह गए, इस टेबल के ऊपर रह गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर रह गए। अब ये जब इनके ऊपर जिस वक्त इनकी जब सफाई की जाएगी, ठीक है, उड़ेंगे जिस वक्त ये तो, या कुछ भी इसके ऊपर हाथ मारा जाए, ये वैसे उड़ाया जाए, तो जब सफाई करेंगे तो ये ज़र्रे दोबारा उड़ेंगे। ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनका रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन होता है हवा के साथ इनका, उस रिएक्शन के साथ ये ज़र्रे पहले से ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं।
ये जो ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं, ये जब लोगों के फेफड़ों में जाते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग इसको एक हैबिट समझते हैं, रूटीन वाइज जो सिगरेट नोशी कर रहे हैं, यार उसकी हैबिट है, कोई बात नहीं, दोस्तों में बैठते हैं या दोस्तों में पी लिया, फलां कर लिया। एक ज़माना था जब इसे इखलाकी तौर पर बुरा समझा जाता था। हाँ जी। तो उस हाँ, ये वक्त फेज़ आई हैं, हाँ, 3 फेज़ आई हैं। हाँ, पहले फेज़ थी जिसको बुरा समझा जाता था, फिर जब ये फ़ैशन बन गया, फिर ये फैशन में फिर आया। तीसरे में अब ये है कि अब फिर इसके ऊपर बहुत सारा कर्टेल कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि जितने डेवलप कंट्रीज़ उनमें इसकी रेशो कम हो रही है निस्बतन। पिछले 5 साल में जितने वो सिगरेट पीते थे उनकी तादाद कम हुई है, पीने वालों की तादाद कम हुई है। अब बहुत सी जगहों पे कानूनी तौर पर मना है, आप जहाज़ में नहीं पी सकते, आप टैबो में, और ये अच्छी बस सर्विस है उनके अंदर मना है, ठीक, नहीं पी सकते। पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट ने मना कर दिया, स्कूलों में गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कानूनी तौर पर बहुत सी पाबंदियाँ बहुत सी दुनिया में लगाई गई हैं। लेकिन जो ये जो हमारे जैसे मुल्क हैं, ये जो हमारे जैसे मुल्क हैं, यहाँ सिगरेट की रफ्तार बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। यहाँ ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में भी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। आपको हैरानी की बात बताएं कि बच्चों में हम समझते हैं नहीं पीते, और जो हमारी जो फिगर्स हैं, जो हमने इनसे सर्वे किए हैं, पाकिस्तान में भी सर्वे किए हैं, उसमें जो जितने स्मोकर्स हैं वो पहले अपने 10वीं क्लास से पहले, मैट्रिक से पहले 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में कर देते हैं। उस वक्त से पीना शुरू करते हैं। ठीक, 70 to 80% की रेशो जो है ये 9th से 9वीं 10वीं क्लास से शुरू करती है, ठीक है। बाद में स्मोक करने वालों। और तो लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आखिर जो है इसके जो मुज़र है असरात जिसको कहते हैं, ज़रात हैं, ये फेफड़ों पर आपके असरअंदाज होंगे और फिर जाके आपको फेफड़ों का इन्फेक्शन भी हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। वो जो लंग्स ख़त्म हो गए तो समझो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। असरात, अच्छा ऐसा है, असरात सिर्फ एक जगह नहीं है। हाँ, असरात सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी को नुकसान होता है, असरात इसके बहुत इसके यानी असर हमागीर किस्म के, कम्युनिटी का कह सकते हैं हम कि पूरे अब देखिए, एक आदमी अगर बीमार होता है, हाँ, उसे जैसे COPD का एक लफ्ज़ है, या दमा है, या निमोनिया है, या TB है, या कैंसर है, इनमें से कोई बीमारी ले लें, ये सारी फेफड़ों की, ठीक, इनमें से कुछ भी हो जाए, अगर TB हो गई है तो ये जो आदमी है एक अपनी ज़िंदगी, इसका बहुत सारा पैसा इसके इलाज पे लगेगा, इसकी सारी फैमिली सफ़र करेगी, बिल्कुल, कौन इसका इलाज कराता फिरेगा, कौन इसको ले जाएगा, कौन इसको करेगा, और हुकूमत के कितने वसाइल इस पे खर्च होंगे। कैंसर हो गया तो कैंसर के इलाज में हुकूमत का कितना पैसा लगेगा, बिल्कुल, और कैंसर के इलाज में खुद कम्युनिटी का एक आदमी नॉन प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उसके साथ उसका बेटा है, उसकी बीवी है, वो किसी और काम के नहीं, बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं लोगों के, उसके घर पीछे बिक लगे जाते रहेंगे, हैं, सब तो उसके साथ लगे रहेंगे। अब इस सारा करने से जो जो हुकूमत के साथ, अगर लोग कमाएंगे तो हुकूमत को टैक्स देंगे, हाँ, अगर कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे। बिल्कुल, टैक्स मिलने की बजाय उल्टा गवर्नमेंट को इसके ऊपर खर्च करना पड़ जाएगा, इसके ऊपर भी, और वो जो नहीं कमा रहे पूरे मुआशरे को उनका ख्याल करना पड़ेगा, कोई उनकी रोटी का ख्याल कर रहा है, कोई किसी चीज़ का, तो इतना स्ट्रेस आएगा पूरे मुआशरे पे कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक, इसलिए यानी इसको रोक देना पूरे गवर्नमेंट से लेके नीचे तक मुआशरे के हर फर्द के लिए ये अहम है कि इसकी कोशिश की जाए कि कोई स्मोक ना करे, ठीक, और कोई जो है जो स्मोक कर रहा है उसको रोका जाए, ताकि उसकी वजह से जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, जितना एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, वो सारे का सारा हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहे। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो वही बात है जैसे आप कह रहे थे कि 5 दिन का जो है सेमिनार हुआ और अमेरिका में, और यानी कि 5 दिन लगे इस मौजू को सबमिट करते हुए, समअप करते हुए, इस पर बात करते हुए, वजूहात, लोगों को आगाही देना, तो ये तो बहुत तवील है। अगर हम चाहें तो पता नहीं कितने शो इस पे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों के अमराज की खामोश अलामात क्या हैं, कुछ वो बताइए लोग, क्योंकि अक्सर पता चलता है और एंड पे पता चलता है यार इसके तो फेफड़े ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये अलामात जो हैं वो क्या हो सकती हैं, कुछ उस हवाले से भी आगाह कीजिए। दिलचस्प बात यह है कि इसकी अलामात बड़ी मुख्तसर हैं और बड़ी मामूली हैं, सिर्फ ख्याल करने की बात है। और अगर आदमी ये समझ ले फेफड़े करते क्या हैं, तो फिर इसकी अलामात का देखना भी बड़ा आसान काम है। तो फेफड़ों का काम सिर्फ इतना है कि हमारे नाक से हवा अंदर जानी है, ठीक है, फेफड़ों में पहुंचनी है। फेफड़ों का काम अब सिर्फ ये है कि उस हवा को खून तक पहुंचा दें। खून की नालियाँ उसके ऊपर गुच्छे की तरह, जैसे एक अंगूर का होता है, अंगूर की तरह हमारे फेफड़े का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो तकरीबन जैसे अंगूर का गुच्छा होता है इसी तरह है। और आखिर में हमारी थैलियाँ होती हैं, जैसे अंगूर है वो थैली होती है हवा की, उस अंदर से खाली अंगूर को खाली कर दें तो वो इस तरह जैसे हमारी सांस की नाली, तो उसके अंदर हवा पहुंचती है, और उस अंगूर के गिरदा गिर्द चारों तरफ खून की नालियाँ, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से, उन खून की काम है कि वहाँ से ऑक्सीजन ले लें। ठीक है। तो
फेफड़ों का बुनियादी काम, और भी हैं 3-4 काम, लेकिन जो बुनियादी काम है, जो बड़ा काम है, वो ये है कि ये ऑक्सीजन को जो यहाँ से जा रही है इसको उसने फौरी तौर पे उसको ले लेना है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसने वापस कर देने हैं, जिसको फेफड़ों ने बाहर निकाल देना है। तो ये बुनियादी काम है। अब हर वो चीज़ जो इस प्रोसेस को, इस अमल को कम कर देगी, ख़त्म कर देगी, उससे अलामात आएंगी। अलामात क्या आएंगी? जिस वक्त ऑक्सीजन कम होगी, यानी निमोनिया है जैसे, तो निमोनिया में या टीबी दोनों सूरतों में जिस वक्त हवा अंदर जाएगी तो अंदर चूँकि निमोनिया या टीबी के जरासीम अंदर लगे हुए हैं, वो हवा को आगे जाने नहीं देते खून के अंदर। ठीक है। तो पूरे जिस्म में हवा की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन के कम होने से मुझे क्या, मुझे ऐसे फील होगा जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है, जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा, सांस, ऑक्सीजन जो नहीं मिल रही मुझे। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है, जैसे मेरा कोई सीना दबा रहा है। और फिर क्या होगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, ताकत जो नहीं है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही जिस्म को, तो हम जो फेफड़ों ने सिकुड़ना है, फैलना है, वो नहीं कर पाएंगे। जो पट्टे हैं हमारे जिनकी वजह से हम सांस लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसको करने के लिए मैं सांस को तेज़ लेना, आदमी ज़ोर लगाता है, ठीक है, ज़ोर लगाना शुरू करेगा ताकि प्रेशर से अंदर जाए हवा और ज़ोर से उसके गुजर के उसके अंदर। इस पे मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर साहब। माज़रत के साथ वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और आज जो है फेफड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। इस हवाले से आगाही का दिन है और इस सिलसिले में हमने भी अपने शो में जो है डॉक्टर साहब को बुलाया है। जैसे कि आप जानते हैं, थ्रू आउट हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि क्यों होते हैं ये फेफड़ों के मसाइल, इसके अलामात क्या हैं। मैं बच्चों के हवाले से बात करूँगी। डॉक्टर साहब, अब बड़े तो फिर भी इजहार करते हैं, सांस नहीं आ रहा या वो सारा दम ओखा है, कुछ भी कह लेते हैं कि हमें फीलिंग्स जो भी आ रही होती हैं। बच्चों में जब ये होता है इस तरह के मसाइल, छोटे बच्चों में निमोनिया हो गया या बुखार हो गया या किसी वजह से, तो वो तो बता भी नहीं सकते और हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। वो बताइए कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये बताएं ज़रा। अच्छा, ये आपने जो सवाल किया आयशा बड़ा अच्छा भी है, लेकिन ये पिछले के साथ मरबूत है। हाँ, तो पिछला भी जैसे आपने पूछा ना, सटल साइंस क्या हैं, यानी वो साइंस हमारे क्या हैं कि जिससे शुरू में पता चलते, जो अपने साइलेंट साइंस क्या हैं, वो और ये दोनों का एक ही तरह से है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है, वो एक है। तो उसमें चीज़ ये है कि हम खुद भी महसूस करें या बच्चे को देखें, बड़ा हो या छोटा हो, जब उसके सांस की रफ्तार मामूल से ज़्यादा हो जाए। ठीक। बड़े आम तौर पे सांस लेते हैं 12 से 14 दफ़ा 1 मिनट में। तो 12 से 14 दफ़ा सांस लेने का मतलब ये होगा कि 1 मिनट में जब 15 दफ़ा सांस लेना है तो 4 सेकंड बाद मेरा एक सांस आएगा। ठीक। तो 4 सेकंड लगेंगे। अगर मेरे ये सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए, 15 की बजाय 20 हो जाए, 20 से फिर 22, 22 से 30, 30 पे 35, जल्दी जल्दी सांस, तो जब ये कैफियत हो जाए, या मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चलते हुए जल्दी थकना शुरू हो जाऊँ, इसका मतलब ये है कि मेरे कहीं ना, या तो मेरे फेफड़ों में मसला है या मेरे दिल में या खून में। ठीक है। या तो ऑक्सीजन आगे नहीं ले जा रही या यहीं से नहीं जा रही, तो ये कहीं ना कहीं पर मसला है। तो इस सांस की रफ्तार का तेज़ होना, अगर हम सिर्फ इस एक चीज़ को सामने रख लें, तो ये एक साइन ऐसा है जिसमें, और ये प्रोग्रेसिवली आगे जाता जाएगा। एक चीज़ है दमा, जैसे आपने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया, दमे में ये है कि वक्ती तौर पर तो सांस तेज़ होगा और सांस तंग भी होगा, लेकिन बाद में एक दफ़ा ठीक भी हो जाएगा, फिर दोबारा जब दोबारा अटैक होगा तो फिर हो जाएगा। ये जो बीमारियां हैं हमारी, दूसरी टीबी है, कैंसर है, ये सारी चीज़ें, या COPD है, इसमें लगातार बढ़ता जाएगा। यानी आज अगर 15 है, अगले दिन 18 है, फिर अगर 2-4 दिन के बाद 20 है, या महीने बाद इस तरह। तो ये अच्छा, यही चीज़ बच्चों में है। बच्चे खुद नहीं बोल सकते, अब ये डॉक्टर को देखना है। अब हमें पता है कि जो बच्चा पैदा होता है, जो न्यूबॉर्न है, उसके जो पहले महीने में सांस की रफ्तार हम लेते हैं जो नॉर्मली वो 30 से 40, अच्छा छोटी छोटी सी मसले हैं जिसमें वो 40-50 पे भी जा सकता है, लेकिन हमने एक हद रखी हुई है 60। ठीक। अगर एक बच्चे के सांस की रफ्तार 60 से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब यह है कि इसको निमोनिया या उससे एक मिलती जुलती चीज़ है, जिसमें जो निमोनिया नहीं है और उसका इलाज भी निमोनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो एक ये दो चीज़ें, इनमें से एक का इम्कान बढ़ जाता है। तो बुनियादी बात जो आप पूछ रहे थे, तो वो ये कि सांस की रफ्तार अगर बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, बच्चे में भी सबसे पहली चीज़ जो है वो जो सांस की रफ्तार 30 पे था, 40 पे था, तो माँ अगर देखना शुरू कर दे,
कि 30 से 35 पे चला गया, 35 से 40 पे चली गई है सांस की रफ्तार, क्योंकि सांस बच्चे का बड़ा साफ नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल। उठा के देखें तो पेट जैसे उसका मूव कर रहा है, तो वो उसको गिन लें 1 मिनट के अंदर। अगर वो पहले 30, 35, 40 इस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको कुछ ना कुछ सांस का मसला हो रहा है। ठीक। डॉक्टर भी यही काम करेगा, डॉक्टर ने भी यही देखना सांस की रफ्तार क्या है, पहला काम डॉक्टर का इसमें यही है। ठीक है। तो अगली बात उसके बाद होगी, वो है फिर फेफड़ों की, जिसे हम कहते हैं, हम लोअर चेस्ट एंड ड्राइंग बोलते हैं, पसलियों का चलना लोग बोलते हैं। जो सीने का नीचे का हिस्सा है, उस नीचे के हिस्से में गड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक। जब वो सांस लेता है अंदर, तो सांस अंदर लेते हुए नीचे गड़ा पड़ता है। ये जो गड़ा पड़ना है, इसका मतलब ये कि फेफड़े फैल नहीं रहे। ठीक। जब फैल नहीं रहे तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह है, और वजह आम तौर पे वो निमोनिया होती है। लेकिन निमोनिया के अलावा भी मैंने कहा दूसरी वजह होती है, और उसी को फ़र्क करना होता है डॉक्टर ने, क्योंकि एक में हमने एंटीबायोटिक भी देनी है, दवाइयाँ भी देनी है, और एक में हमने कुछ भी नहीं देना। बिल्कुल। अच्छा, यही होता है ना, अक्सर बच्चे जब बर्थ कर बेबी आते हैं इस दुनिया में, यानी कि पैदा होते हैं, तो ये होता है कि अक्सर बच्चे ऐसे मौसम में आते हैं, जैसे कि ये दिसंबर और ये जो ठंडे मौसम के जैसे बात करते हैं, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर इसके बाद फ़ौरन ही नमूनिया ये सुनने को मिलता है, शिकायत हो गई है बच्चे को, और केयर कहीं कहते हैं नहीं की है, कहाँ कहीं कहते हैं नहला कर दिया और बच्चे की डेथ हो गई। सर्दियों में बच्चे जनवरी फरवरी में, तो ऐसे तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और बच्चा मसाइल सबसे बड़ी एक बात तो ये देख लें कि निमोनिया जो है पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 7 लाख बच्चे, अभी हमने प्रोग्राम किया है, हमने 9 बजे तकरीबन शुरू किया था, बिल्कुल, और अभी 45 मिनट हुए हैं। तो इतनी देर में पूरी दुनिया में निमोनिया की वजह से, ठीक है, 90 बच्चे मर गए। ठीक है, यानी कि वैसे हमारा प्रोग्राम 10 बजे शुरू हुआ था। डॉक्टर साहब, आप 9 बजे ऊपर आए थे, आप भूल गए जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो सब 9 बजे थे। 40 मिनट हुए तो 80 बच्चे चले गए दुनिया में। बिल्कुल, नो डाउट। 80 बच्चे हमारे यानी पूरी दुनिया में निमोनिया की वजह से चले गए। अच्छा, डेली ये है? डेली नहीं, 1 मिनट में 2 जा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट में 2 जा रहे हैं बच्चे जी, निमोनिया की वजह से पूरी दुनिया में। हाँ। पाकिस्तान में फिगर ये कि पूरे एक दिन में 24 घंटे में तकरीबन 200 बच्चे जाते हैं। ओए होए, इतनी तादाद है। हाँ जी, तो यानी हर घंटे में तकरीबन 10 से 12 बच्चे जा रहे हैं। तो जितनी देर में हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है, हमारे 10 से 12 बच्चे पाकिस्तान में निमोनिया की वजह से डेथ हो जाएगी। लेकिन बुनियादी बात जो है, पहली जैसे हमने कहा कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, और पहले 2 साल में सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं, बिल्कुल 70,000 के करीब डेथ्स जो हैं वो 5 साल से नीचे हैं, और 2 साल से नीचे उनमें तकरीबन 50,000 डेथ्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मसला हमें शुरू में होता है। ठीक। इस शुरू में अगर इलाज सही हो जाए तो फिर है मामला बिल्कुल सही। अब वो 2 चीज़ों को फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है कि ये निमोनिया है या नहीं है। दोनों में रफ्तार तेज़ हो जाती है। ठीक है। एक है निमोनिया और एक है सिर्फ जो, चूँकि बच्चे की सांस की नाली छोटी है, जो सिक्रीशंस है हमारी नॉर्मल, वो सिक्रीशंस उसके अंदर आ जाती हैं, उससे सांस की नाली तंग हो जाती है, हवा अंदर नहीं जा पाती। उससे भी बच्चे का सांस तेज़ हो जाता है, उससे भी बच्चे की पसलियाँ चलती हैं, उससे भी बच्चे को सांस यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो ये जो सारा मसला है, लेकिन इसको देखना कि ये मसला यानी ब्रोंकियोलाइटिस हम उसको बोलते हैं अपनी डॉक्टरी की ज़ुबान में, यानी सांस की नालियों का मसला। निमोनिया है जो, जैसे हमने कहा था, वो जो अंगूर के गुच्छे के खोशे आखिर का मसला। लेकिन जैसे अंगूर जिस पे लगा होता है, जिन नालियों पे, जिन वो बड़ी बेलों उसके ऊपर शाखों पे कह लें, तो उसका अगर मसला हो, सांस की नालियों का मसला हो, तो वो ब्रोंकियोलाइटिस होता है। और ये 2 अलग अलग चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो तकरीबन हर बीमारी का इलाज हम सुनते हैं हो भी जाता है, कहीं ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, दिल का भी अगर देख रहे हैं, तो ये जो लंग्स के मसले हैं, इसमें तकरीबन डेथ ही सुनने को क्यों मिलती है कि डेथ हो गई, और इसकी क्या वजह है? इलाज कितना कारगर है, कुछ ये बताएं। सवाल तो अहम है। हाँ। लेकिन इसमें मसला ही कि हमारे वसाइल का मसला है। पाकिस्तान में किसी चीज़ को, किसी इदारे को, किसी काम को करने नहीं देते ना, वरना जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, ये हम सुनते हैं। इसी तरह लंग्स का भी ट्रांसप्लांट है। अच्छा। लंग्स का ट्रांसप्लांट आमतौर पे हम अकेले भी करते हैं, लेकिन आजकल लिवर और लंग्स और हार्ट ये दोनों इकट्ठे भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट से मुराद ये कि अंदर तो जो चीज़ें हैं, बाहर भी एक डिवाइस साथ हम दे देते हैं। मरीज़ उस डिवाइस को, छोटा सा डब्बा होता है, उसको साथ लेके, तो उसकी नालियाँ लगी होती हैं। सारा सांस का मकसद जो हमारा है, ऑक्सीजन अंदर जाना, वो अंदर जाती है, और ख़ून को आगे पहुँचाना, ये दोनों काम उसके साथ हो जाते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट दुनिया में हो भी रहे हैं, और आज से नहीं, तकरीबन 50 साल तकरीबन हो गए। 1970-80 में पहला ट्रांसप्लांट हो गया था। तो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि किसी इदारे को ना हम बनने देते हैं, कोई बन जाए तो उसको चलने नहीं देते, तो
वो ये ज्यादा नहीं है, ये होना चाहिए। ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लंग कैंसर है, वो लंग लिवर का वाला खतरा। जो बनाया एक पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, बिल्कुल। वो उसको उन्होंने चलने नहीं दिया, ठीक है, और कितना अर्सा बेचारे लोग कितने परेशान रहे। तो अब एक चीज़ इतनी मुश्किल से बनती है, चीज़ों को आगे चलाना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल। तो होना तो ये चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया तो मैं अब उससे अच्छा काम करके दिखाऊं। तो कंपटीशन ये होना चाहिए, ना ये कि उन्होंने अच्छा काम किया उसको बंद कर दो, उनका नाम नहीं हो। मैं जो अच्छा अपना नाम बनाना, मैं अपना नाम बनाऊं, मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाऊं। बिल्कुल। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, मैं 4 बना के दिखा दूं, बिल्कुल, फिर तो बात है ये। लेकिन हमारे यहाँ भारत, लेकिन लिवर और लंग ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, वो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, दुनिया में होता है, और ये पॉसिबिलिटी भी है, लोग करा भी रहे हैं, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। ठीक है, जिसमें और ज़्यादा हमारे यहाँ शायद अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बाहर जाके लोग करा लेते हैं, बाहर जाके लोग करा, लेकिन वो ज़ाहिर है चंद एक लोग हैं, चंद एक लोग, उनके इस पे खर्च ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी के बस की बात नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि जिनको ये बीमारियाँ होती हैं उनके पास पैसा नहीं होती, जिनके पास पैसा है उनको आमतौर पे ये बीमारी आमतौर पे नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है जिनको होती फिर वो कर भी लेते हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये दायमी रुकावट का मर्ज जो है फेफड़ों में, ये क्या है? अच्छा, ये है बड़ों का। ठीक है। हमारे बच्चों में आम तौर पे ये कम आता है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, तो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, COPD का लफ्ज़ बोला जाता है। ये बड़ों के लिए है। उम्र के साथ साथ जैसे शुरू में बच्चे की नालियाँ तंग होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती हैं, फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आदमी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो सांस की नालियाँ अंदर से, जैसे स्किन हमारी वियर एंड टियर होती है, उसके अंदर भी वियर एंड टियर आता है, तो वो भी सांस की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सिकुड़ना शुरू होती हैं, छोटी होना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होता है। करते करते उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो भी तंग होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं, रुकावट आ गई। तो जब रुकावट आती है तो ज़ाहिर उनको भी सांस लेने में मसला होता है। वो जो बीमारी है बच्चों में, जैसे मसले मसाइल हैं, वो तो सांस की नाली पहले छोटी है फिर बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो पहले साल में मसला होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। बड़ों में जो मसला ख़राब होना शुरू होता है तो फिर वो ख़राब होता ही जाता है, यानी वो ठीक नहीं होता। इसलिए वो बड़ों में जब वो दमा का लफ्ज़ बोलते हैं तो फिर दमा दामन आड़ के, अब वो फिर ज़ाहिर है जब सांस की नालियाँ क्योंकि ख़राब होती जानी है तो मसले मसाइल बढ़ते जाने। तो COPD का मसला है, और भी दुनिया में सांस की बीमारी है, और दुनिया की बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी वो भी है, और उसकी वजह से बड़े लोगों में बहुत। कोविड-19 की बात करते हैं लास्ट में। कोविड-19 आया और बहुत सारे लोग जो है माशाल्लाह सेहतमंद भी हो गए, इससे रिकवर भी करते गए, और लोग बेचारे जो है इससे उनकी डेथ भी हो गई। तो ये किस तरह इसने मुतासिर किया, सवाल तो है, लेकिन जनाब वक्त नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुख्तसर सी बात बता दें, क्योंकि ये बहुत एक लंबा सवाल था। तो कोविड-19 जो है, इस पे हम एक शो करते हैं, दोबारा करते हैं। डॉक्टर साहब आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे, दोबारा करेंगे। एक बात अगर टाइम थोड़ा तो फिर मेरा ख्याल है हम ये बात करें, हम ये प्लेज करें कि आज के दिन की, जैसे हमने कहा था ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, तो 3-4 चीज़ों का हम अहद अपने लिए भी करें। जल्दी से कर लें, मैं जल्दी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मसलन एक काम तो आप कर सकते हैं कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे, ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, हम नाजरीन भी, आप भी, हम दूसरों को भी इंशाल्लाह मना करेंगे कि भाई सिगरेट नहीं पियो, उनको मना करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, सिगरेट के हवाले से एक है कि उनको जो पीते हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे जो हमारे करीब हैं, ठीक है। चौथी चीज़ जो है हमारी कि हम जितने बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगवाने की कोशिश करेंगे, ताकि वैक्सीन लगेगी तो उनको सांस की बीमारियां, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत हाथ धोने का एहतमाम करेंगे, कोविड से बचते रहेंगे। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत, और कोविड पे हम बात करेंगे नाज़रीन किसी और प्रोग्राम में, यानी अपने प्रोग्राम में किसी और दिन बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर, और हमारे साथ हमारे ही पेटी भाई आ चुके हैं, मैं गेस्ट नहीं कहूँगी ब्यूरो चीफ है हमारे साथ, तैयब सैफ है, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं तैयब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, ठीक ठाक, मज़े में है। बहावलपुर से मुल्तान, और अपना शहर, अपना इलाका छोड़ के यहाँ मुल्तान कैसे गुजर रही है, ये बताओ। जब भी अपना इलाका छोड़ता है इंसान, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, हाँ। थोड़ी सी टफ भी गुजरती है, लेकिन रूटीन सेट हो जाती है, कोई रूटीन सेट हो गई। नहीं तो तुम्हारी शादी हुई है यार, कुछ महीने तो हुए हैं, 10 माह हुए हैं कुछ महीने तो हुए, अभी तो साल ही नहीं हुआ। नहीं, ये देखें तो थोड़ा सा, भाभी को भी साथ लाए। हाँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ये इसलिए नया नहीं है कि मेरे पहले ही 4 ट्रांसफर हो चुके हैं। अच्छा, तो इसी मैं यूज्ड टू हूँ इन चीज़ों का, कि मैं साल 1.5 साल यार उस वक्त तो कहते हैं ना छड़े सी बेगम नहीं सी, अब तो बेगम आ गई, हाँ, तो ये थोड़ा सा है, फैमिली बन गई,
और आगे बनने जा रही है फैमिली, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। तो फिर कितना मुश्किल होता है। मुश्किल है कि क्योंकि वो खुद भी जॉब करती हैं भावलपुर में, डॉक्टर हैं वो, तो बस वो भी डेली ट्रैवल कर रही हैं और मैं भी डेली ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जुल्म बस हो गया है, अच्छा जुल्म ही हो गया। बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया, ये वाला मामला है थोड़ा सा, लेकिन मैनेज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, मैनेज कर रहे हैं। अच्छा चलो हम बहावलपुर की बात करते हैं, आज हम मुल्तान की बात नहीं करते। पक्की बात है, मुल्तान की बात नहीं करेंगे। मुल्तान में तो हम बैठे हैं ना यार, मुल्तान में तो हम रोज बात करते हैं। आज मैं मुल्तान में बैठ के बहावलपुर का मुकदमा लड़ रहा हूँ यहाँ। तो ऐसा ही होगा। सेक्रेटरीट जो है बहावलपुर में बनने जा रहा है, कुछ इसके इंतजामात बताएं, बन चुका है, बल्कि कुछ बिल्डिंग वगैरह के बारे में, मुल्तान के बारे में तो हम बता चुके हैं, मती तल में जो है हो गया और सारा कुछ इंतजामात की अक्सर बात होती रहती है यार। मुल्तान की आज नहीं करनी ना बात मैंने, आज हम बहावलपुर की बात ज़रूर हाजिर। तो कौन कौन से महकमे शिफ्ट हुए बहावलपुर में, कुछ इस हवाले से बताएं, क्या वर्किंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, तो डिटेल आपने बतानी है, हमें बताएं। अगर वर्किंग की बात करते हैं प्रॉपर, तो वो शायद अभी नहीं हुई स्टार्ट वहाँ पर ना। ठीक। इमारत की बात की है आपने, तो जैसा हाल मुल्तान में है सेम वैसा हाल ही बहावलपुर में है। जगह की एलोकेशन हो चुकी है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं, वैकेंसीज भी अनाउंस कर दी गई हैं, सेक्रेटरीज भी 8 सेक्रेटरीज वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर बैठेंगे। ठीक है। और हर सेक्रेटरी जिस महकमे का होगा वो अपने महकमे के अंदर बैठेगा। वही फार्मूला जो मुल्तान में अप्लाई हो रहा है, वही फार्मूला बहावलपुर में है। एसीएस साहब का ऑफिस जो है वो सर्किट हाउस में बना दिया गया है, और सीएम साहब का ऑफिस भी सर्किट हाउस में बना दिया गया है कि जब वो उनका विजिट हो, जब वो बैठेंगे वहाँ पर, तो उनका ऑफिस सर्किट हाउस में होगा और वहीं से तमाम जो ऑपरेशन है अपना वो देखेंगे। तो 8 महकमे हैं जो वहाँ पर बैठ रहे हैं। और अगर देखते हैं बहावलपुर के अवाम थोड़े से इस हवाले से शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि जी जो काम के महकमे हैं वो मुल्तान को दे दिए गए हैं, और जो थोड़े से खुड्डे लाइन वाले महकमे हैं वो बहावलपुर को दे दिए गए हैं। मैंने भी नोट किया था। तो ये अगर हम देखें ना, इसमें अपनी बात थोड़ी सी मैं काटूंगा, अगर हम देखते हैं अवामी हिसाब से, तो उसमें नो डाउट महकमे मुल्तान के पास है। अगर हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में, वो महकमे बहावलपुर के पास है। जी, ये बताना ज़रूरी है कि कितने जो यानी कि फ़ायदे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ये ज़रूरी है। अब देखिए कोई भी जो स्कीम बनती है, कोई भी तरक्की मंसूबा बनता है, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बनाता है, वो बहावलपुर के पास है। बिल्कुल। उस मंसूबे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो CNW ने करनी होती है। ठीक है। वो बहावलपुर में है, बहावलपुर के पास है। जिसके पास पैसा होता है वही अमीर होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बहावलपुर में है। बिल्कुल। तो ये सारे जो अच्छा ये बात ये है कि एक आम फहमी, एक आम बंदे को नहीं समझ आती कि ये अगर महकमे हमारे पास है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, वही ना। जैसे कि मैं भी कहती हूँ अच्छा ये डाउटेड है, लेकिन ये देखिए अब ये जब बता रहे हैं ना तैयब कि ये देखिए कितना फ़ायदा होने वाला है बहावलपुर को। तो फाइनेंशियली जो है आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब दरअसल एक आम परसेप्शन है ना हमारे पास, हमें ज़्यादा मसाइल किस चीज़ के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, तालीम के होते हैं, पॉलिस के होते हैं, वो तीनों महकमे मुल्तान में हैं। तो इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं जी मुल्तान सारा कुछ ले गया, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम उसको टेक्निकल बुनियादों पे देखें तो बहावलपुर ने बराबर की फाइट की है और महकमे अपने पास बराबर के वो ले गया है। उसने किसी तरफ से अपनी जो लूज बॉल है ना वो नहीं खेली। उन्होंने कहा जी नहीं ये महकमे हमारे हैं तो हमने लिए है। जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने जो अपनी सैलरी है वो बहावलपुर से ली है उन्होंने, एज कम्पेयर टू कि वो मुल्तान से ली। इट्स मीन्स के उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बहावलपुर की है कि वो बहावलपुर में बैठेंगे ज़्यादा दिन। ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो वो बाद में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं सामने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों को भी पता चलता जाएगा कि इन जो 8 महकमे आपके पास हैं उनसे आप कितने बेनिफिट ले रहे हैं, ले सकते हैं। ये तो नॉर्मल है। हेल्थ का अगर महकमा है तो हेल्थ की तो सहूलियत हर जगह पर आपके सामने एक ही जैसी है, एक ही कंडीशन है। हेल्थ का एक बड़ा अच्छा सिस्टम हुआ, सेक्रेटरी साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया है कि उन्होंने जो अपना ऑफिस बनाया है ना इधर बहावलपुर बाईपास पे बनाया उन्होंने। अच्छा, गुड। कि मुल्तान के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा शहर से बाहर आ जाए, अगर बहावलपुर से कोई बंदा आ रहा है उसको शहर से बाहर से काम और वापस चला जाए। एक बड़ा अच्छा सेटअप किया उन्होंने ये वाला, मुझे तो ये अच्छा लगा है क्योंकि मैं बहावलपुर भी जाता हूँ, मैं मुल्तान भी होता हूँ, मैंने और जगह भी विजिट करना होता है, तो मुझे वो एक जगह सेंटर लगा ना कि ठीक है यार दोनों जगहों पे आके लोग अपना काम करवा के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है फिर हमारे साउथ के लोगों को। अभी फाइट चल रही है जी, मुल्तान आधा ले गया, बहावलपुर आधा ले गया, आधा तीतर आधा बटेर हो गया, ये हो गया, वो बड़ी बातें चल रही हैं। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जाहिद अख्तर जमान साहब, उनसे मैंने पर्सनल इंटरव्यू किया, उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई सारे मामले के हवाले से। मैंने उनसे यही सेम क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, जो आवाम सोचती है यकीनन वही पूछना है। उन्होंने कहा यार अब आप ना इस बहस से निकल जाएं बाहर। ठीक है, ठीक है। कारण हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपना सेटअप लाहौर से एक दफ़ा साउथ में शिफ्ट कर लें। ठीक है। उसके बाद आप लोग आपस में जितना मर्जी लड़ लीजिएगा कि भजन हमें दें, उधर दें, ये करें, वो करें, लेकिन एक दफ़ा वहाँ से आने दें। अगर आप लोगों ने वहाँ से आने ना दिया, आपस में पहले लड़ाई करते रहेंगे तो लाहौर वालों ने कहना ये तो लड़ रहे हैं, रहने देते, इनको कुछ भी नहीं देते।
तो कह रहे एक दफ़ा तो वहाँ ये से समझदारी का मुजाहरा करने की यहाँ ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कि हमें उस इंटरव्यू के बाद ना मैंने इस चीज़ को डिस्कस करना ही छोड़ दिया कि भावलपुर में क्या मिला, मुल्तान में क्या मिला, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने इस चीज़ को बहस करने छोड़ दिया कि एक दफ़ा आ जाए हमारे पास, हो सकता है कि हमारे पास 2 लाख सूबे बन जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए हमारे पास एक हिसाब से। अब देखें ना ये जो अब सेक्रेटरीट बनने जा रहा है मुल्तान में और भावलपुर में, वो 5-5 मंजिला एक बड़े वसी और सेक्रेटरीट बनने, उसकी जो इमारत है वो बनने जा रही है। तो अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर ये दोनों अलग अलग सूबे बनते हैं मुल्तान और भावलपुर, तो इनके सेक्रेटरीट तो बने बनाए इनके पास है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि वाकई या वहाँ की जो आवाम है वो सेक्रेटरीट मानती थी या उनको सूबा ही चाहिए, वो क्या कहते हैं, वहाँ के लोगों का क्या कहना? ये तो बहस हो गई और इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि कितने फ़ायदे में है अगर ये जो महकमे इनको मिले हैं। तो अब बताइए कि क्या वो डिमांड क्या थी, वहाँ के लोगों की क्या डिमांड? तो उनकी जिससे मर्जी पूछें, डिमांड तो उनकी वही सूबा है। अगर हम भावलपुर की सतह में बात करते हैं, जब हम सेक्रेटरीट और सूबे की बात करते हैं तो आवाम सूबे की तरफ चली जाती है। बिल्कुल। जब सेक्रेटरीट आता है तो वो कहते हैं नहीं सारा सेक्रेटरीट हमारे पास होना चाहिए, वो इस टाइप की चीज़ें कहते हैं वो। हाँ। लेकिन अगर हम हर भावलपुरी से अलग अलग पूछें, वो यही कहेगा कि जी हमें सूबा चाहिए, क्योंकि हम पहले एक रियासत थे, स्टेट थे, बाद में प्रोविंस डिक्लेयर हुआ और उसके बाद 1 यूनिट बना और तमाम का तमाम उसके अंदर मर्ज हो गया। और जब 1 यूनिट ख़त्म किया तो इस सारे को पंजाब का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया, भावलपुर को अलग नहीं किया गया। तो इसी वजह से अगर बात करते हैं, शिवाशु की जो पहली गवर्नमेंट आई थी 2008 वाली, उसमें पंजाब असम्बली के अंदर 2 करारदादें मंजूर हुई थी, एक जनूबी पंजाब सूबे के मुल्तान की और एक भावलपुर के हवाले से। तो वो कहते हैं कि उस करारदाद के हवाले से काम होना चाहिए, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एक कमेटी भी बनी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी दी, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट अगेन आई, उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत भी आई, लेकिन फिर भी नहीं बनाया। तो वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी उनकी ग्रीवेंस पाई जाती है, थोड़ा सा अपना वो एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं, नून लीग के खिलाफ थोड़ा सा गम गुस्सा भी पाया जाता है। आप देखें कि पीटीआई को जो सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो साउथ बेल्ट से मिला है, और साउथ बेल्ट में अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर में बहुत ज़्यादा उनको वोट मिला है सिर्फ इसी बात के ऊपर। तो जनूबी पंजाब सूबा महाज की जो कैंपेन थी उसको जो लीड किया गया था भावलपुर से लीड किया गया था। मुल्तान से या इधर उधर से जो लोग थे वो उसके अंदर कम थे। जो जनूबी पंजाब सूबा महाज था, जिन्होंने बाकायदा एक अपना लश्कर के समेत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत की थी और उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है। तो ये सारे के सारे भावलपुर से लोग थे जिन्होंने इसके अंदर शमूलियत की थी और अपनी एक मुहिम चलाई थी। तो वो कहते नहीं, हमारा वादा वो था तो हमें वही चाहिए। लेकिन फिर जब उन्हें कहते हैं कि जी अभी सुबह बनाने के उसमें पोजीशन में नहीं है, ये कहते ठीक है फिर सुबह नहीं तो फिर सेक्रेटरीट हमें। एक ऐसे आपस में हम बैठे हैं बात करते हैं, अगर सुबह बन जाता बहावलपुर, ठीक है, तो उससे उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले थे? हम मुल्तान की बात करते रहते हैं, आज मैं मुल्तान की बात नहीं करूँगी। आज मेरा जो वोट है, बहावलपुरी लोग जो हैं, बहावलपुर अपने ही हैं, हम सब एक ही जैसे हैं यार, उनके साथ है। तो अगर बन जाता तो उनको क्या क्या फ़ायदा होता, उनके जो मसाइल हैं, क्योंकि आप बहावलपुर में रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वहाँ के लोगों के क्या क्या मसाइल हैं जो फेस कर रहे हैं। अगर सुबह बनता तो उनको क्या क्या फ़ायदे हासिल होने वाले थे, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। देखें जी, सिर्फ एक सेक्रेटरीट आने से लोगों को इतने फ़ायदे मिलने जा रहे हैं, अगर सुबह बन जाता है तो फिर तो आप देखें कि नवाज़शात की बारिश होने जा रही है वहाँ पर। सबसे पहली बात कि एनएफसी वार्ड अलग से होगा, ठीक है, भावलपुर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, उनका जो बजट है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। जब उनका बजट उनके अब एक सूबे का जो बजट है वो फाक तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। अब इस तरह ये तो हो सकता है कि हाँ जी भावलपुर का बजट है, मुल्तान ले गया, लाहौर ले गया, गुजरांवाला ले गया, इस तरह हो सकता है। लेकिन जब सुबह बन जाएगा तो उसका बजट तो उसके पास रहेगा, इस्तेमाल करे ना करे उनका खजाना तो भरा हुआ है ना। बिल्कुल। जो जॉब्स हैं वो बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, लोगों की जो टाइम सेविंग है वो हो जाएगी कि उन्होंने मैक्सिमम क्या करना है, उठ के भावलपुर आना, अपना काम करवाना, चले जाना। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो मैंने उनका एक साइन करवाना था, उस साइन के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ा था। और मैं वहाँ पे जब साइन करवाने गया उन्होंने कहा सेक्रेटरी साहब आज नहीं बैठे हुए, अब कल आइएगा, ओनली 1 साइन। तो एक साइन के लिए हमें लाहौर तक का सफ़र करना पड़ता है। जब आपका सुबह बन जाएगा, आपका सेक्रेटरीट आपके पास होगा, तो वो आपकी जो टाइम सेविंग है, वो जो आपने एक काम करना, जो खर्चा हुआ, एक्सपेंस वो बच जाएगा आपका। हर बंदे की जेब अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर असेंबली हमारी अपनी बन जाएगी लोकली, हमारे जो MP MNAs हैं हमारे एक्सेस के अंदर होंगे, हमारे जो मिनिस्टर्स होंगे हमारे एक्सेस के अंदर होंगे। हमारे तो यहाँ मिलते ही नहीं है ना, लाहौर गए हुए जी, मीटिंग में बैठे हुए जी, ये गए, जब वो मीटिंग ही उनकी भावलपुर में होगी तो उधर ही होंगे, उन्होंने कहाँ जाना है फिर? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हल्के में होंगे भावलपुर होंगे, हल्के में होंगे भावलपुर में होंगे। तो लोगों की एक्सेस जो है, लोगों को एक जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल, रसाई मुमकिन हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर
हम जो साउथ के लोग हैं थोड़े से पसमानदा हैं, और पसमानदगी की वजह से हमारी जो सोचें हैं वो भी पसमानदा हो गई हैं कुछ हद तक ना, तो वो सोचें हमारी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक आपकी जो सोच के अंदर पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है, वो आपके अंदर आ जाएगा। जब ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो आप वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े को मार देते हैं, तो वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। खुशहाल बंदा हो तो ऐसी की तैसी अगले की हाँ, तो वो चीज़ें हैं सारी। हाँ। तो अब समटाइम मेरा जो ननिहाल है वो सारा सियालकोट लाहौर इस साइड का है। अब उनके बात करने के स्टाइल में हमारे बात करने के स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम ज़रा आदमी से बात कर रहे होते हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं, उनके ज़रा बात करने के स्टाइल में एक अथॉरिटी होती है। यार हमारा स्टाइल अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, हमें पसंद है, हाँ, हमें पसंद है। आज लेकिन तो अल्लाह ताला को भी पसंद है। लेकिन जब हम वहाँ पे बात करते हैं ना, जब हम किसी और से बात करते हैं, वो शायद इस चीज़ को ना कमजोरी समझ जाता है। हाँ, वीक पॉइंट समझते हैं। वीक पॉइंट शायद यार नहीं ये तो वैसे ही आदमी से बात कर रहा है, इस बंदे को साइड पे करो। लेकिन हमें वो अच्छी लगती है चीज़, हमारे सराइकी सेब के अंदर है वो चीज़, हमें वो एक आदमी घुट्टी में है, घुट्टी में है हमारी। लेकिन वो चीज़ इस चीज़ को नहीं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो जब वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो एक हम निस्बतन ज़रा डेयरिंग होके और कॉन्फिडेंस से ज़रा बात कर सकते हैं, अगले से अपनी बात मनवा भी सकते हैं। अब जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपनी कम्युनिटी की बात कर लेते हैं कि मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार कहाँ गए हुए थे? कह रहा यार मैं सेक्रेटरी साहब से मेरी मीटिंग थी, मैं उससे मुलाकात करके आ रहा हूँ। पहले क्या होता था, डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात करके आ रहा हूँ, डायरेक्टर से मुलाकात करके आ रहा हूँ, या वो फलाना डीजी आया हुआ था। अब आपकी पहुंच यहाँ तक है, अब सेक्रेटरी तक जो है उससे मुलाकात करके आता है, तो एक्सेस में आ गई ना चीज़ें। तो एक कॉन्फिडेंस वैसे ही बंदे का हाई हो जाता है, यार मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिला तो मेरी ये बात हुई, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा। एक लेवल है ना। अब देखिए हम सीएम साहब हमारे इलाके के हैं। पहले कभी आपने शहबाजी दौर में सोचा था कि आपका एक रिपोर्टर माइक उठा के सीएम के पास चला जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अब वो हमारे इलाके के हैं, वसेब के हैं, हमारे रिपोर्टर जो है रोही के, उनके पास पहुंचे तो कहते हाँ रोही वालों को आने दो। तो ये हमें थोड़ा सा प्रिविलेज है हम इसमें। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें हमारी एक्सेस के अंदर आएंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा, आज़ादी बरकरार रहेगी क्योंकि वो हमारी गुट्ठी में है। लेकिन साथ साथ कुछ और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। हाँ, जो आपको लगता है कि शायद जो है अभी कमी है, थोड़ा एहसास महरूमी और एहसास कमतरी, ये जब एक पसमानदा इलाके के लोग होते हैं तो उनमें ये चीज़ पाई जाती है और ये चीज़ नज़र भी आती है। हमारे बच्चे जो हैं इन बेचारों को जॉब्स के लिए मुश्किल होती है, जब ये लाहौर जाते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो आप देखें उनका कॉन्फिडेंस वो लेवल नहीं होता जो वहाँ के बच्चों का होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ काउंट आप देखें कि अगर मैं मुल्तान से हूँ तो शाय से होते हैं, हालांकि इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, फ़तीन है, नंबर ज़्यादा लिए हैं और हर चीज़ आती है यार उनको, हर काम कर सकते हैं। और लेकिन उसके बावजूद ये इलाके का है, अगर उस इलाके के जहाँ वो रहने में डेवलप है, खुशहाल है, खुशहाली है, तो यार उनका एक वो अंदाज भी बदल जाता है, वो बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि कमी नज़र आती है। यही मसला है कि जब हमारे बच्चे दूसरे शहरों में जाते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है, एडजस्टमेंट का इशू आता है। देखिए एक जो नई जगह होती है एक बच्चे के लिए या किसी भी जॉब होल्डर के लिए या किसी बिजनेसमैन के लिए, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। आप किसी जगह पे जाते हैं, आपको 3 माह 6 माह साल आपको लगता है वहाँ पे सेटल होने के लिए। अगर बंदा अकेला है तो जल्दी मैनेज कर जाता है, अगर फैमिली है थोड़ा सा टाइम लगता है, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब आप हो गए ही उसी इलाके के, आप तो पहले ही सेटल है। बिल्कुल आप तो पहले सेटल है, आपने बस अपना काम करना है, एक्शन करना है और आपने अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट जो है, अब मुल्तान इतना बड़ा सिटी है, बिग सिटी में आ गया और चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर फैसलाबाद के बाद है, लेकिन जो बाहर के यार शहर के लोग हैं, लाहौर के हैं या कराची के, ये एक देहात है, कहीं देहात में रहते हैं आप लोग, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? और विज़िट मैं तो कहती हूँ आए आप यहाँ विज़िट करें, आप यहाँ देखें, यहाँ मॉल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ बहुत सारी सहूलियात हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तो ये कैसे कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जरा इस पर तो आज बात करेंगे। मैं ये आपको बड़े मजे का वाक़या सुनाता हूँ। ये कहते हैं हड बीती, मैं आपको हड बीती सुनाता हूँ। जी ज़रूर ज़रूर सुनाएं। हमारे एक लाहौर से कोलीग आए, वो पहली दफ़ा उन्होंने मुल्तान का विज़िट किया ना, तो वो जब वहाँ से ट्रैवल करने लगे ना तो उन्होंने मुझसे पूछा यार तैयब बताओ मैं किस किस रास्ते से आऊँ। अच्छा जी किस रास्ते से ना, मोटरवे पे चढ़े उतरे आराम से, कोई इशू नहीं है। अच्छा मोटरवे है? हाँ जी मोटरवे है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास। मैं कहा मोटरवे ना भी हो भाई जीटी रोड पे आ जाओ, वो भी बड़ा अच्छा है। हाँ कोई टेंशन नहीं है ऐसी वैसी ना, इधर भी लोग बसते हैं। अच्छा ठीक है, तो उसको मैंने लोकेशन सेंड कर दी, उसने फॉलो किया, मोटरवे से आया तो 3 घंटे में वो मुल्तान था। अब बड़ा फ्रेश का फ्रेश और बड़े एक अच्छे उसमें माहौल में वो आया और आके ना शाम को हम एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो मुझे उसके चेहरे के ऊपर ना थोड़ी सी वो शॉकिंग सा एक जस्ट नज़र आ रहा है। मैं क्या खैर है भाईजान ठीक हो? कह रहा यार मैंने समझा था कि मैं मुल्तान जाऊंगा ना तो वहाँ पर खुले मैदान नजर आएंगे, कोई आबादी नहीं होगी, गाय भैंसे हाँ कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, रोड की बुरी हालत नजर आएगी। तो
मैंने कहा भाई आपको ऐसा किसने कहा था? हाँ। कह रहा यार वहाँ लाहौर में बैठ कर हमारे माइंड में यही आता है कि मुल्तान ऐसे, साउथ ऐसे, फलाना ऐसे। मैंने कहा अच्छा अब आ गए हो, और मैं आपको लाहौर मुल्तान दिखा के लाता हूँ। हाँ। शाम को हम 11-12 बजे के बाद, अब 11 बजे के बाद मुल्तान बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है ना, बड़ी थोड़ी सी लाइटें जल रही होती हैं, हमारे जो फ्लाईओवर्स हैं एक अच्छा लुक दे देते हैं शहर का, तो वो काफ़ी इंप्रेस हुआ। तो कुछ अर्से बाद मेरा भावलपुर ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने कहा अब मेरे पास भावलपुर आए हैं आप, तो जब भावलपुर उसको दिखाया मैंने, कह रहा यार आपके तो बड़े प्यारे हैं इलाके। तो मैंने कहा आप लाहौर में बैठ के अगर लाहौर को खूबसूरत कहते रहेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप मुल्तान से, भावलपुर से, साउथ से होकर वापस जाएंगे फिर लाहौर को खूबसूरत कहेंगे, फिर हमें आपसे शिकवे होंगे। अच्छा, नो डाउट के अपर पंजाब पर फोकस ज़्यादा रहा पिछली हुकूमतों का, जो हकीकत है। अगर यही यहाँ रहता तो आप यहाँ मुल्तान में भी बहुत चेंज देखते, लेकिन जितना चेंज किया गया, जिन हुकूमतों ने किया उन्होंने भी बहुत अच्छा चेंज किया। ये कुछ फ्लाई ओवर जिसको पुलियाँ कहते हैं अक्सर लोग, बड़े उसमें पूछें यहाँ से कि तो कितना चेंज हुआ इन पुलियों के बनने से, कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ के मुल्तान के लोगों को, शायद ये आपको अंदाज़ा नहीं। इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही है आज बहावलपुर की, और वहाँ के ख्वाबों की बात हो रही है, वहाँ के लोगों की बात हो रही है, और जो मुल्तान में बैठे हुए लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि बहावलपुर कितना ही खूबसूरत है, नूर महल है, और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ हम लोग जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। बाज़ार तो मैं बता चुकी हूँ, आपने बताया रंगीला है, शाही भी है, और कौन सा है, और फरीद गेट तो मशहूर है, मुल्तानी गेट है। मुल्तानी गेट, वहाँ भी मुल्तानी गेट पहुँच गया, जो मुल्तान की तरफ रास्ता निकलता है वो मुल्तानी गेट है। अच्छा, गुड। तो अब बताओ, तो वहाँ के लोगों के मसाइल क्या क्या हैं? अब हम मसाइल पे बात करते हैं, यानी कि ट्रैफिक के मसाइल कौन से हैं, वहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, जो यहाँ है मसाइल, क्या वो वहाँ वही मसाइल हैं या कुछ हट के मसाइल हैं वहाँ के? जो लोकल इशूज़ हैं वो तो हर तरफ सेम ही होते हैं। वो एक तरफ गवर्नमेंट्स के वही इशूज़, फंड नहीं हैं, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं लोगों की। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, तो एक सर्कुलर रोड है, उसी के ऊपर ही सारा ट्रैफिक का दबाव रहता है। रिंग रोड का एक मनसूबा अप्रूव्ड है हमारे पास, 2016-17 की स्कीम थी वो वाली, लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म के फंड्स जो है वो मंजूर नहीं हो सके, जिसकी वजह से वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो वो तमाम ट्रैफिक जो शहर में दाखिल हुए बगैर बाहर से जा सकती है, उसको भी शहर में आना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर रोड है वो हर टाइम चौक रहता है। और छुट्टी का जो टाइम है, सुबह स्कूल का टाइम और दोपहर में छुट्टी का टाइम, आपको 2 किलोमीटर का एरिया होता है, आपने आधे घंटे में, पौने घंटे में आपने वो गुजरना होता है। मतलब इतना चौकी हो जाता है वो रोड, वहाँ पर बड़ा बुरा हाल हो जाता है, वहाँ पर रश हो जाता है, बहुत रश होता है वहाँ पर, ट्रैफिक जैम। एक ही रोड है, उसी के ऊपर सारा दबाव है। तो ना चाहते हुए भी नए रोड्स डेवलप नहीं हो पा रहे। ठीक है, वहाँ पर भी एक मंसूबा दिया गया था, जैसे मुल्तान में फ्लाईओवर्स बने तो जो ट्रैफिक के मसाइल हैं काफ़ी हद तक हल हो गए, और इस टाइम दोबारा फिर वो गंभीर होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी फ्लाईओवर्स बना दिए जाए यहाँ पर। ठीक है। तो इस बजट के अंदर उसकी जो प्रपोजल थी वो भिजवाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई वो अप्रूव नहीं हो सकी। बदकिस्मती से इस बजट के अंदर बहावलपुर डिवीज़न की सिर्फ 7 तरक्याती स्कीमें मंजूर हुई हैं। इसमें ज़िला रहीम यार खान की कुछ स्कीमें थी, वो थी सारी की सारी। अब सेक्रेटरीट बनने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? ये चीज़ें जो है ये, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल जो है, क्या क्या मसाइल जो है माज़रत के साथ क्या हल होंगे, ये बताएं। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कि जब सेक्रेटरीट बनेगा वहाँ पर तो मज़ीद लोगों का आना शुरू हो जाएगा बहावलपुर शहर के अंदर, जिससे मज़ीद ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेंगे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये कमिश्नर साहब की तरफ से भी कहा गया था, और डीसी साहब की तरफ से भी, एसीएस साहब की तरफ से भी कहा गया था कि हम ये चीज़ें जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, आएँ अपना काम करवाएं और जाएँ। एक जो रवानी है वो आए। दूसरा जो सर्कुलर रोड है, क्योंकि बहावलपुर का एक जो अंदरून शहर है ना वो निस्बतन ऊंचाई पे बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, जैसे मुल्तान का थोड़ा सा शहर ऊंचाई पे बना हुआ है, तो जब बारिश होती है, कुछ भी मामला होता है, तो सारा पानी सर्कुलर रोड पे आ जाता है। अब सर्कुलर रोड के अतराफ पे नवाब साहब के ज़माने में जो निकासी आब के नाले थे वो बनाए गए थे और पानी फटाफट निकल जाता था, लेकिन अब बाद में चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ, उनकी सफाई नहीं हुई, मार्केट्स बन गई, उनके ऊपर तजावज़ात कायम हो गई, तो सारे नाले बंद हो गए। सीवरेज सिस्टम अलग है, ये नाले अलग हैं।
हाँ। तो अब पानी रोड के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। बेचारे कॉर्पोरेशन वाले, वास्ता वहाँ पर नहीं है, कॉर्पोरेशन वाले ये काम करते हैं सारा, ठीक है। वो पानी एक साइड से उठा के खुले मैदानों में फेंक रहे होते हैं, कभी कुछ कि उसको फटाफट रोड को क्लियर करें। अच्छा, ये मसले भी वहाँ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी मसला है। कि जो घर हैं लोगों के या बिल्डिंग्स हैं वो ऊंची है और जो Yes. अंदरून शहर ऊंचा है, अंदरून शहर ऊंचा है, बाकी वो सारी साइड नीची है और पानी जमा हो जाता है, बारिश में बुरा हाल है। खासतौर पे विक्टोरिया अस्पताल के सामने बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर खड़ा होता है, और उसी के सामने ही जैसे हमारे इधर निश्तर के सामने मेडिकल स्टोर्स हैं, सेम वैसे वहाँ पर हैं। तो जिन लोगों ने दवाइयाँ लेनी होती हैं बेचारे वो गाड़ियों में बैठ के ना दुकानदार को पर्चियाँ पकड़ा रहे होते हैं, और उनका एक बंदा होता है वो बाहर आके पर्ची लेता है और दोबारा दवाई लेके उनको इस तरह वो उनकी चल रही होती है। वो बेचारे उतर नहीं सकते, पानी होता नहीं अच्छी तरह, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को वहाँ पर। और फिर बात आ गई वहाँ पर सीवरेज सिस्टम की। सीवरेज सिस्टम वहाँ पर बिछा था मुशर्रफ दौर में, जब तारिक बशीर चीमा साहब ज़िला नाज़िम थे, उन्होंने उस टाइम पे वहाँ पे मेगा सीवरेज स्कीम मंजूर करवाई, और उसके बाद बहावलपुर के जो सीवरेज के मसाइल थे काफ़ी हद तक हल हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो नई कॉलोनीज़ बनी वो SOPs के तहत नहीं बनी, उनका जो दबाव है वो भी उस सीवरेज सिस्टम के ऊपर आ गया। कुछ शहर की आबादी वैसे बढ़ गई, कुछ सीवरेज सिस्टम पुराना हो गया। 10 साल बाद सीवरेज सिस्टम ऑटोमेटिक आउटडेटेड हो जाता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो अब उसको 20 साल से ज़ायद हो चुके हैं उस सिस्टम को, वो ख़त्म हो गया है। अब कभी को कहीं से लीक कर जाता है, कभी कहीं से सड़कें बैठ जाती हैं, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, चीज़ें चलती रहती हैं। मुल्तान भी यही हाल है, मुल्तान में बहुत से रोड्स का यही हाल है। तो अब उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ रुपए की एक मेगा सीवरेज स्कीम बना के भेजी, बदकिस्मती से उसकी अप्रूवल भी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से भावलपुरियों को इस साल भी कम अज़ कम वही सीवरेज के मसाइल, वही जो बारिश के पानी का सिस्टम जो है उसका सामना उनको करना पड़ता रहेगा। और फिर सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी पहले भावलपुर में टिब्बा बदरशे जो डिस्पोजल है वो बनाया गया था, और उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया था। बड़ा एक अच्छा था कि उसमें जो सीवरेज का पानी है वो नथर के आगे जाता था दरिया की तरफ, उसकी सफाई नहीं हुई, डिसल्टिंग नहीं हुई, उसके अंदर से वो कचरा जो है वो नहीं निकाला जा सका, वो सारा का सारा ख़राब हो गया। कभी वो कहीं से ब्रेक कर जाता है, कभी कहाँ से वो लीक कर जाता है, कभी किसी की फसलें उजड़ जाती हैं। इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे लिए, वो काफ़ी चैलेंजिंग है एक हिसाब से। कॉर्पोरेशन का जो भी नया CCO आता है वो सबसे पहले आगे जाके उसी का विजिट करके आता है कि भजन देखते हैं कि कितने दिन मेरे सूखे गुजरते हैं, कितने दिन नहीं गुजरते। तो जैसे ही कोई मामला होता है वहाँ पर तो उसके बाद उसका तबादला हो जाता है। तो ये मामला नहीं हल होता, बंदे का तबादला हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर। आर्जी आता है जो भी नया बंदा चाहिए वो 80 लाख रुपए दे दें, 70 लाख रुपए दे दें, हम इसको सेट कर देंगे। वो पंक्चर लगा दिया जाता है, टायर नहीं बदला जाता। ठीक है, तो कब तक चलेगी गाड़ी? कब तक चलेगी गाड़ी? तो ये वाला सूरत हाल है। सिस्टम जुगाड़ चल रहा है, बेस्ट जुगाड़ सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है सारा, तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन भावलपुर की एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि बेशक इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे नहीं दिए जा रहे, वो लोन के ऊपर काम कर रही है, लेकिन मुल्तान की निस्बत सफाई का सिस्टम भावलपुर में बहुत अच्छा है। आपको शहर की जो मरकजी शाहराहें हैं वो साफ नज़र आती हैं। अंदरून में अगर आप कहीं जाते हैं या आप किसी और गली में जाते हैं तो आपको वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो डस्टबिन है बड़े बड़े वो पड़े हुए नज़र आते हैं, कचरा उनके अंदर मौजूद होता है। गाड़ी आती है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, वो निकालती है और उसको डंपिंग साइट पे ले जाती है। तो ये एक सिस्टम वहाँ पे कुछ अच्छा है, सफाई शहर में नज़र आती है। बदकिस्मती से PHA उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रही। मुल्तान की PHA उस हिसाब से निस्बतन अच्छा काम कर रही है। ख़ासतौर पे अगर आप हमारा LMQ रोड देखें, बहुत प्यारा कर दिया उन्होंने, मुझे देख के अच्छा लगा। जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं उसके ऊपर प्लांटर्स रखे हैं उन्होंने डिफरेंट किस्म के, अच्छा एक थोड़ा सा जेस्चर फील होता है कि ठीक है यार मुल्तान सरसब्ज भी है थोड़ा सा। तो भावलपुर के अंदर एक तो ये कहा जाता है कि चोलस्तान का इलाका है, जी बिल्कुल, रेगिस्तान का इलाका। चोलस्तान को थोड़ा सा सरसब्ज रखना मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। अब एयरपोर्ट रोड को भी उन्होंने अच्छा किया है, सर्कुलर रोड को भी थोड़ा सा अच्छा कर रही हैं, लेकिन प्लान्स बहुत हैं, फंड्स नहीं है PHA के पास ना। जब फंड नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अब देख लें कि 2 साल से PHA की एक भी स्कीम अप्रूव नहीं हो सकी। क्या वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने थोड़ा सा इनके मार्केटिंग के पैसे आते हैं उनकी वो तनख्वाहें चला देते हैं, या थोड़ा बहुत 1% जो किसी भी डेवलपमेंट स्कीम का आते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। वो कोई ग्रीन बेल्ट से ठीक कर दी, कोई पार्क ठीक कर दिया थोड़ा बहुत, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। अब 8 महकमे बनाए जा रहे हैं सेक्रेटरीट के हवाले से, तो इससे जैसे कह रहे थे कि आप फाइनेंशियल्स बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल होंगे, तो इसमें ये भी मसला हल हो सकता है जो जिससे हम बात कर रहे हैं? उम्मीद है, क्योंकि जो कमिश्नर बहादुर हैं आसिफ इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने एक बात कही थी। उसने कहा जी कि भावलपुर अब सेक्रेटरीट सिटी है, ठीक है, तो इसको अब हम सेक्रेटरीट के शायान शान बनाएंगे। ठीक, तो उसमें प्लांटेशन भी होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खूबसूरती है, जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये भी होंगी, ताकि पता चले कि आप सेक्रेटरीट सिटी में एंटर हो रहे हैं, कब अच्छे सिटी में आ रही हैं। जो भावलपुर के लोग हैं उनका जो ज़ौक़ है वो नवाबी है, थोड़ी सी ज़रा तबीयत के अंदर वही नफासत भी है कुछ हद तक,
मुल्तान में आपको हर बंदे के चेहरे पे थोड़ी सी दृष्टि नज़र आएगी, सख्ती नज़र आएगी, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वहाँ पर थोड़ी सी क्या नरमी हालात बना देते हैं। इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता। आप एक जब रास्ते में से हम आ रहे होते हैं यार, एक रेडी वाले को जब आप देखते हैं, एक रिक्शे वाले को आप देखते हैं, वो चिंची रिक्शे चला रहे जो होते हैं, उनकी आप शक्लों पे जब आप जाती हैं आपकी नज़र, तो कहीं लड़ते हुए, कहीं झेड़ा लगाते हुए नज़र आते हैं, कहीं छोटी छोटी बात पे उलझते नज़र आ रहे होते, तो हम समझते हैं यार अखलाकियात की कमी है, यार तरबियत की कमी नहीं यार, ये उनके हालात उनको बना देते हैं। यार इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के हालात हैं, पूरा दिन एक बंदा निकलता है और रोटी की तलाश में, हम लोग के तो फिक्स हैं यार सैलरीज, हमें पता है हमने काम करना है, 2 घंटे आना है बोलना है और इतनी तनख्वाहें हमें मिल जानी है, ये काम आपने करना है, आपको पता है। लेकिन जो लोग, इसको भी नवाबे ही कहते हैं, ठीक है, नवाब नहीं फिर भी ये भी एक अच्छी ही जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। जो लोग पूरा दिन जो है दिहाड़ीदार टूटता है एक दिहाड़ी के लिए, और उसको पता नहीं कि आज उसका दिन में उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर कुछ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, तो उसकी आप उसकी शक्ल देख लें, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई देख लें, उसकी शक्ल पे जो ये जो सख्ती सी और ये दृष्टि सी आपको नज़र आती है, तो वो आएगी यार। अब देखिए इस खुले आसमान के नीचे काम करना बहुत मुश्किल काम है और कितनी तपती गर्मी में काम। अब हमारा जो काम होता है वो फील्ड का और ऑफिस का मिक्स सा काम होता है। बिल्कुल। तो कभी आप एसी में आ जाते हैं, ठंडी हवाएं भी मिल जाती हैं आपको। अब ये मुहर्रम के दिनों में आपको पता है रोही की कैसी मैराथन कवरेज होती है, तो मैं जुलूस में चला गया, वहाँ पर हमने एक वो सिस्टम अपना बनाया हुआ था कि फ्रेम हमारा लाइव जाता रहे और फ्रेम हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें एक बंदा 1 घंटा कैमरा पकड़ के खड़ा है, हाँ, तो बड़ा उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। हम उसको इजी भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, मुकम्मल कोशिश ये होती है कैमरामैन हमारा इजी रहे इस दिन के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद टफ होता है ये वाला काम। तो उस दिन मैं सबको कह के भेजता हूँ कि आज के दिन अगर कैमरामैन किसी सख्त अल्फाज में बात कर भी ले ना, तो इग्नोर करना है, बर्दाश्त करना है। आज के दिन उसको कम से कम कुछ नहीं कहना। बिल्कुल। मैंने कहा ये बड़े सख्त दिन है, और मैं कहा आप कभी छाँव में बैठ जाओगे जाके, आप कभी साइड पे हो जाओगे, किसी अब सबील में पानी पी लोगे, कभी कुछ करोगे, आपको खाना भी खा लोगे, वो बेचारा क्या करेगा? उसके पास ना ट्राइपॉड है ना चीज़ें हैं, उसने अपने आप को मैनेज करना है और वो खड़ा है बेचारा वहीं पर। तो अगर वो किसी को सख्त अल्फाज कह देना तो भाईजान बुरा बनाने की जरूरत नहीं, मेरे पर शिकायत लेके आने की जरूरत है। हाँ, कि उसने बात की। तो ये अंदाज़ा लगा लें यार, ये जो हम बात करते हैं हमारे माहौल में लोग इस तरह क्यों करते हैं, तो इसकी एक रीज़न है यार। हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, कभी एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं यार, अगर हम दिल से बात करें तो हकीकत यही है, अगर आज किसी के चेहरे पे आपको संजीदगी नज़र आती है या दृष्टि नज़र आती है, तो वो बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है, घर में जाना है, बच्चों को कुछ खिलाना है, पिलाना है, उनका ख्याल रखना है, और उसके लिए उसको आज कुछ नहीं, उसको दिहाड़ी नहीं लगी। तो इस सोच के ज़रिए माफ़ करना सीखिए। आज जुमा का दिन है, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, डेली करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ पे बात करते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल, लेकिन अच्छा जब एक अच्छी मैसेज की जब हम बात करते हैं तो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना, दूसरों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। किस मसाइल अगर हो सके तो थोड़ी सी हेल्प आउट कर दें, थोड़ा सा उसका पता भी ना चले किसी को, थोड़ी सी मदद कर दें, तो कितनी अच्छी बात है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो ईद पे मुलाकात हुई हमारी और अब ये मुल्तान आ गए, तो अब ईद पे मुल्तान नहीं, मतलब गपशप नहीं होगी, अक्सर और बेशतर होती ही रहेगी मुलाकात। वो ईद वाली ख़त्म हो गई। हाँ। जब बहावलपुर से अब हमारा आते जाते टाकरा हो सकता है। हाँ, इंशाल्लाह टाकरा हो सकता है, और ख़तरनाक हद तक टाकरा हो सकता है, लेकिन दोनों हम कूल हैं, तो ऐसा टाकरा होने वाला नहीं है ना। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द भी नज़र रखिएगा। अगर कोई परेशान है, किसी मसाइल में घिरा हुआ, तो उसकी ज़रूर हेल्प आउट कीजिएगा। इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाज़त, इंशाल्लाह 2 दिन बाद मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।